नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलो, बहुत बढ़िया। जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है पॉलिटी की, उसी क्रम में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम हमारे भारत में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खूब सुनते हैं। हर राजनेता बोलता रहता है भैया लोकतंत्र लोकतंत्र खतरे में है। तो एक बार देख तो लो लोकतंत्र है क्या, और इसके प्रकार भी आपको जानकारी जब होगी तो आपको मालूम पड़ेगा भैया विभिन्न विभिन्न भांति भांति प्रकार के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार लोकतंत्र मानती क्या है, ये भी आपको ध्यान में आएगा। इसको मैंने क्या किया है, आ, जिस प्रकार का लोकतंत्र का प्रकार है उसको कुछ भागों में बांट दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं जनता और शासन के संपर्क के बीच के आधार पर लोकतंत्र की बात करता हूं, तो दो मुझे स्तर देखने को मिलते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। मतलब यहाँ पर कौन है? जनता, और दूसरा पक्ष शासन। इन दोनों के बीच का संपर्क के आधार पर हमने लोकतंत्र को बांटा है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। अब वो किस किस प्रकार के तंत्र है वो देख रहे हैं हम। विचारधारा के आधार पर तीन भागों में बांटा है: उदारवादी, साम्यवादी और समाजवादी। तीसरा है, ये एल और सी जो अब मैंने आपका किया है, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के संबंध के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली अपने यहाँ पर संसदीय काम करती है। सेंटर और स्टेट के संबंध के आधार पर परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। ये भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, सेंटर और स्टेट के आधार पर लोकतंत्र को जो आप समझेंगे। और राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर, या किसी देश में एक ही दल हैं या दो दल हैं या दो से अधिक दल हैं। हमारे यहाँ पर हम बहुदलीय प्रणाली देखते हैं। इसमें एक एक को एक बार समझते हैं। जनता और शासन के आधार पर लोकतंत्र को देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इसको थोड़ा सा समझना। ये जो इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऐसे मत समझना इसको, तो दूसरे तरीके से आप समझो एक बार। डायरेक्ट में क्या है कि शासन की जो भी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस में सीधे हिस्सेदारी किसकी रहेगी? जनता की रहेगी। ठीक है, जनता सीधे सीधे शासन की प्रक्रिया में क्या करती है? भाग लेती है। यह हमें पुरातन काल में देखने को मिलता था। सामान्यतः जो बुक्स हैं उनमें हमें यूनान का एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है। मतलब कोई भी प्रकार का मुद्दा होगा, उसमें नागरिकों को बिठाया करते थे और बैठकर तय किया करते थे कि आप सबका बहुमत क्या है। उस बहुमत की राय के आधार पर निर्णय कर लिया जाता था। ये क्या होता था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे भारत में जयपुर में ही अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 50 लाख के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है। आसपास की पेरिफेरी मिला लेता हूं मैं। इतनी बड़ी जनसंख्या में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करेगी क्या? बैठ के आप बहुमत से निर्णय कर सकते हो क्या? छोटी देश हो, छोटी जनसंख्या हो, वहां पर तो संभव है, लेकिन भारत में क्या संभव है क्या? नहीं है। क्लियर है? तो हम वर्तमान समय में क्या देखते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। क्या देखते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसको आप समझते ही हो। क्या समझते हो कि भैया हम हमारे एमपी एमएलए चुन के भेजते हैं वो, और फिर हमारे जनता के बिहाफ पर वहाँ पर संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के बहुमत पे जो भी निर्णय करते हैं। ये करते हैं ना, यही आपकी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। समझ गए? मूल वजह क्या है इसकी आने की? जनसंख्या। हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो सबको बिठाना पड़ेगा, जितने भी स्वतंत्र नागरिक हैं। यहाँ पर नहीं बिठा सकते। तो हम क्या करते हैं? प्रतिनिधियों के माध्यम से ये प्रणाली संचालित करते हैं, और ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में जनता के माध्यम से, मतलब जनता से शक्ति प्राप्त करके शासन में उस व्यवस्था का संचालन करते हैं। स्पष्ट है बात? इसमें कोई समस्या? सरल ही था।
आपको बस ध्यान में आना चाहिए कि बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है। जब भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात आएगी तो बेसिक बात समझ के चलना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात हो रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा और एक देश का उदाहरण जोड़ लेता हूँ, स्विट्ज़रलैंड। हाँ, स्विट्ज़रलैंड का उदाहरण खूब आता है जब भी हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं तो। ठीक है, क्या आता है इसमें? देखो, स्विट्ज़रलैंड में जनसंख्या तो कम है वहाँ पे ना, वहाँ पे थोड़ा आपको भी ध्यान है अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, और अपने राजस्थान में भी, राजस्थान में भी 12 जिले में, क्या नाम था उस तहसील का, जहाँ पर राइट टू रिकॉल का यूज़ किया गया था कि अगर जनप्रतिनिधि आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जनता क्या कर लेती है, उसको सीट से वापस बुला लेती है, वापस सीट से वापस बुला लेती है। ये जो आप सुन रहे हो राइट टू रिकॉल वाला प्रोसेस, ये स्विट्ज़रलैंड से ही आया है। स्विट्ज़रलैंड में आपको दो प्रोसेस सुनने को मिलते हैं, एक पहल और एक जनमत। हमारे हिंदी का जो पेपर 4 होता है मेंस में, उसमें अंग्रेजी के कुछ शब्द आते हैं, उसको आपको हिंदी लिखनी होती है। इसी तरीके से एक शब्द आया था रेफरेंडम। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है? जनमत संग्रह। ये आया था 1 नंबर में, रेफरेंडम पूछा था, और रेफरेंडम का आपसे अर्थ पूछा था। स्पेलिंग ठीक करना, रेफर से बना है ना, रेफरेंडम। रेफरेंडम ये क्या है? जनमत संग्रह। और पहल क्या है? इनिशिएटिव। अच्छा, पहल में क्या होता था? पहल में ही होता था स्विट्जरलैंड में, जैसे कि अधिकांश जनसंख्या ने सोचा कि हमें संविधान में एक कोई संशोधन करना है, और ये संशोधन करना है। तो जो नागरिकों का समूह होगा और जो संशोधन करना चाहता है या कोई ऐसा कोई कानून बनाना चाहता है, तो उसका सब मिलके एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उस ड्राफ्ट को तैयार करके क्या करेंगे, जो वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो रजिस्टर्ड वोटर क्या करेंगे, उस पर अपना प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि जैसे कि अगर सिंपल कोई आपको कोई कानून बनाना है, तो मोर और लेस जो मुझे ध्यान आ रहा है, 50,000 के आसपास यदि जनसंख्या वहाँ की, पंजीकृत मतदाता, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के पंजीकृत मतदाता उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं प्रस्ताव पे, तो ये कानून बनने के लिए फिर आगे चल जाएगा, और उस पर क्या होगा, फिर शासन को राष्ट्रव्यापी मतदान कराना पड़ेगा उस विषय पे। इसी तरह संविधान संशोधन पर यदि 1 लाख लोग मिलकर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस प्रस्ताव के लिए, तो भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाएगा। और उसमें भी टाइम लिमिट बता रखा है कि यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आता है जनता की तरफ से, तो 2 साल के अंदर अंदर हमें राष्ट्रव्यापी मतदान कराना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसी को क्या बोलते हैं? पहल। तो बहुत सारी बहसों में अपन सुनते हैं भारत में भी कि साहब स्विट्जरलैंड की तरह इनिशिएटिव स्टार्ट होना चाहिए, स्विट्जरलैंड की तरह रेफरेंडम स्टार्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ पर रेफरेंडम होता है, जैसे बीच में हैदराबाद के लिए, कश्मीर के लिए, जूनागढ़ के लिए जो राज्य एकीकरण किए थे, उस समय आपने शब्द खूब सुना होगा रेफरेंडम का, जनमत संग्रह। इसका हिंदी में एक शब्द और मिलता है, परिप्रच्छा। आप जनमत संग्रह याद करके चलना। इसमें क्या होता है? बड़ा सरल है, जनताओं का मतदान मालूम करना। कैसे करते हो? कोई भी संसद का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है या निर्णय होते हैं, उसमें जनता की राय जानने का प्रयास किया जाता है। मतदान के माध्यम से सबको बुलाते हैं, बोल देते हैं ये मुद्दा है, बता दो। कश्मीर भैया, कश्मीर के जो वहाँ के निवासी हैं, तय कर दो भारत में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए रेफरेंडम करा लो। पहले जब हिंदुओं की बहुलता थी, तो कश्मीर के लिए रेफरेंडम के लिए मना करते थे सब। जब वहाँ से कश्मीरियों को भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया, तो अब कहते हैं रेफरेंडम करा लो। अभी चुनाव में आपको पोते पुतड़े खुल जाएंगे वहाँ के लोगों के। कश्मीर में इतना इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, क्या बोले, छोड़ो, कभी और कभी डिस्कस करेंगे मुद्दे पे। क्या है, कुछ लोगों की नियति चेंज नहीं होगी, कभी नहीं होगी, आप समझो, आप कितना ही दे दो। अब जैसे मुझे एक उदाहरण ध्यान आता है, इस बार के इलेक्शन में यूपी का कोई गांव था, आई थिंक उसमें जैसे 500-600 मकान थे, तो उस 500-600 मकान में
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 80-90% मकान जो नए बने हैं, उतने 500 मकानों में से सपोज 400 सवा 400 मकान वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको सरकार ने बना के दिए, कोई भेदभाव नहीं। और उस गांव से एक वोट नहीं मिला। इसलिए कहते हैं काम से नहीं जीतते कभी भी। लालू यादव काम से जीतता था क्या? हम इतने बेपट और भोपरे हुए पड़े हैं, काम धाम से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस भी नेता ने तुम्हारा एरिया चमन बना दिया ना, गारंटेड हारेगा वो, तुम देख लेना। तुम्हारे कोई पार्षद ने सड़कें वड़कें बना दी और झमाझम कर दिया, हरा देगी दुनिया उसको। उनको वही नाली में भैया पानी बहता रहना चाहिए, सड़कों पे हैं, सड़कें थोड़ी टूटी रहनी चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया इन लोगों को भी, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो और इनको राजी रखो बस। ज़्यादा चमन कर दिया तो फिर संकट हो जाएगा। फिर इनकी एक्सपेक्टेशन सीधे ही ऐसी जाती है कि अमेरिका बना के छोड़ेंगे इसको। तो इसकी जनता की हम अभी देखा जाए ना, इतने परिपक्व नहीं है। हमारे यहाँ पे वो डंडे का शासन होना चाहिए अगले आने वाले 10 साल तक। चलिए छोड़िए, कहाँ थे हम? प्रत्यक्ष पे और अप्रत्यक्ष पे बात कर रहे थे, क्लियर है। और इसी अंतर्गत रेफरेंडम में आप कई बार राइट टू रिकॉल, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ये सब इसी के अंग हैं। स्विट्जरलैंड के जो इनिशिएटिव जो आप सुनते हैं ना, ये सब इसी के प्रकार है। एक तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं के प्रकार है। राइट टू रिकॉल हो गया, RTI हो गया, राइट टू रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हैं आप? ये 3 चीजें आप मोटा मोटा ध्यान रखना। हाँ, आगे बढ़े। चलिए, तो हमने कर लिया, ये वाला कर लिया। अब हम देख लेते हैं विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र। तीन मेजर विचारधारा आपको सुनने को मिलती है। उदारवादी लिबरल, समाजवादी सोशलिस्ट, साम्यवादी कम्युनिस्ट। उदारवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र, इसको समझ लेते हैं। इनमें भी बड़ा, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां हैं वैसे तो इन लोकतंत्र के हिसाब से। फिर भी ठीक है, हम हमारी पढ़ाई के हिसाब से अभी एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। उदारवादी लोग विचारधारा की दृष्टिकोण के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। देखो, जो लिबरल डेमोक्रेसी ये हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है। इस लोकतंत्र की धारणा में क्या कहते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति है उसको बेसिकली उसकी फ्रीडम जो है उस शासन में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मूल इस विचारधारा का अर्थ यही है कि जो इंडिविजुअल है और उसके लिए उसकी जो स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको आप छेड़खानी नहीं करोगे। आपको दिख तो रहा है ना सही? क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर साइड में जाता हूँ तो कट जाता हूँ। और तो मेरे मित्र आपको दिख रहा है ना? बोर्ड तो दिख रहा है। मैं दिखूं ना दिखूं, बोर्ड दिखता रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये जो उदारवादी लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र में क्या बेसिकली आइडियोलॉजी चलती है, इसमें वहाँ के ये जो उदारवादी चिंतक ये कहते हैं कि यहाँ पर ये विचारधारा कहती है कि जो व्यक्ति है और उसकी स्वतंत्रता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के आपको विचार कहाँ देखने को मिलते हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन, जर्मनी। LGBTQ के वहाँ पर प्रदर्शन होते रहते हैं कि हाँ भाई जैसे विचार है वही प्रस्तुत करने की तुम्हें आज़ादी, क्लियर है। और बेसिकली इनके इसके पीछे थॉट क्या था, ये जो लिबरल थिंकर्स है वो यूँ कहते हैं कि व्यक्ति इतना मतलब रेशनलाइज होता है, इतना समझदार होता है, इतना विवेकशील होता है कि वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है। हैं? ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति यदि स्वतंत्र मतदान के माध्यम से अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का चयन करते हैं और वो फिर उसके माध्यम से शासन चलाते हैं तो सबसे आदर्श स्थिति। तो सबको अपने इतनी बुद्धि में कि ये अपने हिसाब से जो चुनेंगे सब बढ़िया ही चुनेंगे, क्लियर है। इसके कुछ विशेषताएं हैं
उस विशेषताओं को आप समझोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। उदारवादी, देखो लिबरल हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी या एक ही कोई उम्मीदवार होगा, नहीं, इसमें एक से अधिक उम्मीदवार आपको देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं, और आप भारत में कुछ एग्जाम्पल इसके सीधे के सीधे पुट कर सकते हो। एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं, वयस्क मताधिकार। हाँ, जो भी वयस्क हो गया वो वोट डाल सकता है। इसमें आपके उदारवादी में, लोकतंत्र में। और एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम फ्रेम के बाद दोबारा से मतदान होंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी आप तय करते हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। क्लियर। हाँ, ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे वो कैसे होंगे लिबरल डेमोक्रेसी में, ओपन कंपटीशन जैसे अपने भारत में होता है ना, प्रतिस्पर्धा योग्यता के आधार पर चलेगी वहाँ पे। किसी का प्रिविलेजेस नहीं होगा, किसी का प्रिविलेजेस इसमें नहीं चलेगा। ठीक है। और क्या कहेंगे इसमें, एक शब्द है अपना डिग्निफाइड लाइफ का। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और वो जीवन जीने के लिए उसको स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मुझे धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये भारत को आप एक बार थॉट में लेके चलोगे ना तो आपको ध्यान में लग जाएगा। हाँ, एक मीडिया, हमारे यहाँ पर जो मीडिया है वो कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, सरकार का उस पर कोई विशेष दबाव नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये जितने मैंने एट्रीब्यूट बताए हैं ये किसके हैं, ये उदारवादी लोकतंत्र के हैं। किसके हैं, उदारवादी लोकतंत्र के हैं। जैसे मैंने बोला, एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार, डिग्निफाइड लाइफ या राइट टू, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और आप गरिमापूर्ण जीवन कब जी पाओगे, जब आपको अपनी अभिव्यक्ति करने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो, धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके यहाँ का जो मीडिया है वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कोई अनुचित दबाव नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये इसको क्या कहते हैं, उदारवादी लोकतंत्र। अगला, समाजवादी। नेहरू जी के प्रशंसक थे, यूएसएसआर से कॉपी करके भारत में लागू करवाना चाह रहे थे, और ड्रास्टिक गड़बड़े करी हैं साहब ने, आपने। सोशलिस्ट, देखो ये समाजवाद से ही ये कम्युनिस्ट को कई बार अपन जोड़ के बात करते हैं, इतना सा भेद नहीं मान के चलो भैया। कम्युनिस्ट बहुत हार्ड है, ये थोड़ा सा नम्र होता है, यूँ मान लो, इतना सा मान लो। ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा उदार रहता है, किससे, जो कम्युनिज्म है उनसे। इसको आप सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भी कई बार हम कहते हैं। और एक शब्द और सुनने को मिलता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो नेहरू जी कहते थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में खूब बात किया करते थे। हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आपको ध्यान में है कि हमारे यहाँ के जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें ये घोषित भी किया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है ना, नहीं कहा गया। और कभी एग्जाम में आ जाए, आपसे फेबियन सोशलिज्म पूछ लिया जाए, फेबियन समाजवाद, वो एनी बिसेंट का विचार था। एनी बिसेंट और अपना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का विचार था। देखो, जो मैं मूल बातें इसमें लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे, उस पर विशेष ध्यान रखना। जो बातें बता रहा हूँ उसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं डालते रहना, वो कहीं ना कहीं रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेव रहेगी रहेगी। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें क्या मान्यताएं होती हैं, आप इसके एजम्पशंस और मान्यताएं समझ लोगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, उदारवाद लोकतंत्र से हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करके समझते हैं, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लिख लेंगे। किसकी बात कर रहे हो, लोकतांत्रिक समाजवाद, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्लियर है।
देखो पहला इसमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पर सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। हाँ, सामाजिक रूप से मतलब कि और आर्थिक न्याय के रूप में यूँ समझ के चलें कि समाज में सबको बराबर हक मिलेगा, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सब चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आर्थिक न्याय में भी ये काम धंधा पानी जिसको शुरू करना कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है कि तुम्हारे ऊपर ये काम है, किसी ने मोनोपोली किसी बिजनेस में कर रखी है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगी, कहाँ पर सोशलिज्म में नहीं चलेगी। हाँ, अभी आपको मैं लास्ट में इसकी एक समरी और बताऊंगा। आर्थिक समानता कल लाना जरूरी है, सब बराबर होने चाहिए। अडानी अंबानी या तुमने ज़्यादा मेहनत कर ली, तुम्हारे में ज़्यादा दिमाग था, ज़्यादा पैसा कमा लिया, नहीं, पैसा तुम्हारे जेब में से लेके गरीब को दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, जहाँ पर भी ये विचार होगा। क्लियर। और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विकास जी यदि करोड़पति हो गए और इनके बगल में कोई गरीब आदमी है तो डंडा लेके पहुंच जाओ, गोली चला दो, इनके माथे पे रख दो। हिंसक क्रांति इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अब क्या करें भैया, बाइफिकेशन करने का यही तरीका है। कम्युनिज्म वो टोटली हिंसक है, ये उसके रूप में थोड़ा सा कम है। यूँ कह लीजिए कोई थोड़ा 20 रोटी खाता है तो 10 रोटी खाता है, खाता ये भी पूरी है, मतलब कम नहीं खाता ये, उसके तुलना में थोड़ा सा ये विनम्र है। ठीक है। अच्छा, आप यदि बेरोजगार हो तो आपको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए, ऐसा है। क्लियर। और जितने भी उत्पादन के साधन हैं, अब जैसे मैंने कोई फैक्ट्री लगा ली तो वो फैक्ट्री में मेरा कोई पर्सनलाइज हक नहीं होगा, किसमें, इस समाजवाद में किसका होगा, सरकार का होगा। वो स्वामित्व किसका होगा, सरकार का स्वामित्व होगा, सार्वजनिक स्वामित्व जिसको हम कहते हैं। क्लियर। कोई अपने बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं लगा सकता, किसी की बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हो सकती, सब कौन ले लेगा, सरकार ले लेगा। और इसी नियम कायदे की वजह से यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, यूएसएसआर का सत्यानाश हो गया था। कहीं पर भी नहीं है आज के टाइम पे। अगर मैं कहूँ कि सही रूप में समाजवाद और साम्यवाद ना चाइना में भी है ना यूएसएसआर में है, सब जो अपने यूँ कह लीजिए कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, जिसको आप एलपीजी भी कहते हैं, एलपीजी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, बस अपनी सत्ता चलाने के लिए। हाँ, इसके कुछ कुछ अवयव उन्होंने अभी भी अपने पास रखे हुए हैं, अभी भी अपने पास रखे हुए हैं। क्लियर है। ये क्या होता है आपका, समाजवादी लोकतंत्र होता है। समाजवादी लोकतंत्र में एक शब्द का विशेष ध्यान रखना, वेलफेयर स्टेट। मुझे एक चार बताओ कि यदि सारे काम धंधे, सारी फैक्ट्री, सारी भूमि सरकार के पास होगी तो भैया वेलफेयर कौन करेगा, कोई दानदाता कोई सराय बनाएगा क्या, कोई धर्मशाला बनाएगा, क्यों बनाएगा, तुमने छोड़ा ही क्या उसके पास। तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भी यहीं से आएगी फिर। हाँ, कौन करेगा ये वेलफेयरिज्म, सरकार करेगी। कौन करेगा, इसीलिए हम इसको वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं, कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज। स्पष्ट है। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हो, सोशल जस्टिस की आप बड़ी बड़ी कई बार बातें सुनते हो, वो भी यहीं से बिंदु उठा के लाए गए हैं। क्लियर। समाज के जो वर्ग वंचित हैं उनको क्या दिया जाए, संरक्षणात्मक भेदभाव जो हुआ है उसके लिए उनको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, उनको जस्टिस मिले, सामाजिक न्याय मिले। ये भी यहाँ पर बातें होती हैं। क्लियर है। और हमारे यहाँ तो भैया हिंदू धर्म में, ये हमारे भारत की मूल संस्कृति में तो पहले से ही था। इसमें जो अच्छे पॉइंट है ना वो सारे हमारे पास शुरू से रहे हैं, शुरू से रहे हैं। क्लियर। जहाँ तक हम भारत की बात करें तो आप सबको पता ही है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट, समाजवादी लोकतंत्र, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी अपने पास है, जोड़ रखा है अपन ने। क्लियर। कब आया था, 1976 में। इसमें एक तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद जोड़ा गया, और दूसरा अपने प्री में या मेंस में क्वेश्चन आया था कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले आपको फंडामेंटल राइट था, इसके बारे में आया था 2 नंबर का, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको बाद में क्या कर दिया, लीगल राइट बना दिया। अब फंडामेंटल राइट है तो उसमें पहले क्या होता था, संपत्ति का अधिग्रहण सरकार कर लिया करती थी, जचे जो कर लिया करती थी, अभी भी कर सकती है, लेकिन अब उसको लीगल राइट बना दिया है। अब क्या बना दिया है, उसको लीगल राइट बना दिया है। अच्छा, इसी के आधार पर, इसी विचारधारा के आधार पर
बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाँ? और जितनी भी अपनी पॉवर्टी इरेडिकेशन की योजनाएं चलती हैं उसके पीछे भी यही विचारधारा काम करती है, लोकतांत्रिक समाजवाद की काम करती है। एक मनरेगा, मनरेगा के पीछे भी यही विचारधारा काम करती है, ठीक है। लेकिन 1991 में हमने भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई। उसके बाद से उदारवाद और नव उदारवाद शब्द आपने सुना होगा कि भारत इस समाजवाद के बाद उदारवाद की तरफ झुकने लग गया। कब? 1991 के बाद में, जिसको हम लिबरलाइजेशन या नियो लिबरलिज्म भी कहते हैं। क्लियर? प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन आप सुनते हो, ये नीतियां हमें अधिक देखने को मिली 91 के बाद भारत में। क्लियर? तो इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नीतियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के काफ़ी नज़दीक हैं और उदार लोकतंत्र के ज़्यादा नज़दीक हैं, जबकि समाजवादी लोकतंत्र से अब हमारा इंक्लिनेशन अब उतना नहीं रहा, कम हो गया है। स्पष्ट है आपको? ठीक है, चलो, ये हमने क्या पढ़ा? समाजवाद देख लिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपको इतनी इतनी ही एक समझ की आवश्यकता है आपको। ये जो बेसिक्स है ना, कि कल को समाजवाद शब्द आएगा आपके, जब हम संविधान पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे या फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में आना चाहिए भैया ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के पीछे का भाव क्या है, कहने क्या चाहते हैं। ये जो मैंने आपसे वैधानिक अधिकार बोला अभी कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया, तो इसके पीछे का भाव आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये जो आरक्षण व्यवस्था कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही है। मनरेगा हम चला रहे हैं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो जो मूल विचारधारा थी उससे कितना दूर है। कुछ ऐसे केसेस आएंगे तब आपको एक थॉट प्रोसेस मिल जाएगा, हाँ भाई ये कहना इसलिए चाहता है कि समाजवाद की तरफ ये इसके तर्क थे, वर्तमान में उदारवाद के पीछे ये तर्क हैं, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इंटर रिलेटेड इन्हीं विचारधाराओं के माध्यम से समझने में आपको आसानी होगी। साम्यवादी, हाँ, साम्यवादी अगर विश्व में सबसे ज्यादा किसी ने आतंक मचाया, आतंक से मेरा तात्पर्य हत्याएं की हैं, हत्याएं हत्याएं की हैं, शब्द पे ध्यान देना, हत्या। अपने हिंदी में आता है हत्या और वध। कंस का तो क्या वध हुआ था, मतलब किसी बुरे व्यक्ति को मारोगे तो उसको वध बोलते हैं, किसी निर्दोष को आप मार दोगे तो वो हत्या कहलाती है। तो इन्होंने हत्याएं करी है, करोड़ों में हत्याएं करी है। हिटलर विटलर तो इनके आगे बालक हैं। लेनिन, स्टालिन, माओ, चाइना, ये चाइनीज़ में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाले यहाँ भारत में कहते हैं ना साहब, इस्लाम को आपने यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। तुम्हारे जो पापा जी हैं चीन में, उइगर मुसलमानों की क्या हालत कर रखी उनने। वो हगने मूतने भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, ये हालत कर रखी उनने। मकान, मस्जिद, कोई स्वतंत्रता नहीं दे रखी उनको। उनकी बहन बेटी वहाँ की आर्मी वालों के हिसाब से काम चलते हैं सारे। ये तो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है जहाँ गई है ना, बट्टा धार किया है। अब आप कहेंगे चीन में कम्युनिस्ट हैं, लेकिन चीन ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी अपनाया है पूरा। रशिया ने भी अपनाया है। जब हम चर्चा करेंगे इकोनॉमी में तो फिर मैं आपको उसके बारे में कुछ मूल बिंदु बताऊंगा, तो आपको ध्यान में आएगा। जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तो ध्यान में आता है कि भैया अब तो वो इकोनॉमी वाले सारे इनके फंडे खत्म ही हो गए। क्लियर? लंबा हो जाएगा विषय, साम्यवादी समझ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कठोर होती है, कम्युनिज्म बोलते हैं इसको। वर्तमान चीन में और भूतपूर्व यूएसएसआर में देखने को मिलती थी। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक फंडा ध्यान रखना बस, शासन का जो केंद्र है, शासन के केंद्र में कौन होगा? आम आदमी होगा। किसी की चलेगी? क्या होगा? आम आदमी होगा शासन के केंद्र में। अगर शासन के केंद्र में आम आदमी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भैया हिंसा करेगा आम आदमी। इसलिए फर्सी हंसिया ले लेके निकल दिखाते हैं ना, ये काट देंगे, मार देंगे, तो ये इन्हीं के कारण है। कहीं विकास नहीं होने दिया भारत में, तो खास तौर पर टुकड़े कराने में ये सबसे आगे रहे हैं। क्लियर है? ये क्या कहते हैं कि जो उदार लोकतंत्र है वो नाम का ही उदार लोकतंत्र है।
ये जो मीठा जहर है कम्युनिस्ट, बहुत मीठा जहर है। फिर आदमी जब इसमें बर्बाद हो जाता है ना, तब समझ में आता है ये मीठे जहर के बारे में। मतलब उदार लोकतंत्र है, क्या कहता है, ये जो उदार लोकतंत्र है ये धनतंत्र है, इन्होंने इसको काबू में कर रखा है। ये केवल नाम का उदार लोकतंत्र है। यहाँ पर जो कुछ लोग अमीर हैं उन्हीं का क्या चलता है, शासन चलता है। अमीर लोगों ने ही पूरी सत्ता को हथिया रखा है। वो ये कौन कहता है, ये कहते हैं। अब इनकी असलियत देख लो आप, हैं। चाइना में प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर दे रखी है। हमारे यहाँ तो भैया 5 साल बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब चेंज हो जाएंगे, राष्ट्रपति साहब चेंज हो जाएंगे। वहाँ चेंज नहीं होंगे, वहाँ अब लगातार रहेंगे। तय कर दिया तो कर दिया। वहाँ क्या 2 पार्टी होती हैं क्या, कोई 2 पार्टी नहीं होती, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा और कोई दल नहीं है, सारे दलों पर प्रतिबंध है। ज़्यादा चूत चपड़ करेगी तो घर से उठा के ले जाते हैं, और कोई सुनवाई नहीं है। क्या न्यायालय, और क्या आप जाके प्रतिरोध, या जाके आप कोई, जैसे हमारे यहाँ किसान बैठ गए थे सड़क पे, ऐसे क्रांति करने चले गए ना, तोप से उड़ा देंगे तुम्हें। चुनाव में एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है यहाँ पे 2-3 नहीं खड़े होते। और वो जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसमें के लिए चेक करते हैं, हाँ भाई, कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी रही है। हाँ, पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले कम मिले, ये चेक करते हैं। समझ गए आप। अब वो राहुल गांधी वहाँ बोल के आ गया, 3 महान है? भारत से कंपेयर कर रहा था। अरे भारत जैसी आज़ादी और स्वतंत्रता पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है। जस्ती वहाँ मुँह देते हो खड़े होके, हैं। ये हालत कर रखी है। मतलब इतनी और कितनी स्वतंत्रता चाहोगे आप, चाहे जिसको गाली गलौज कर आते हो आप। देखो बाहर जाओ तो देश की बुराई नहीं करनी। अब जैसे इसमें एक बात थी, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना में जैसे आप बेरोजगार हो, ठीक है, अब रोजगार आपको देना है, आम आदमी को काम देना है। तो यदि आप पीएचडी भी कर रखे और उन्होंने तय कर दिया कि आपको उस माइंस में जाके गड्ढा खोदना है, तो खोदना ही है, मना नहीं कर सकते आप, लट पड़ेंगे नहीं तो। ये कम्युनिज्म है। रोजगार तो मिल गया ना आपको, ये कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं, जाओ करो। ये कम्युनिज्म, ठीक है। मूल बात इसमें ध्यान रखना, शासन के केंद्र में कौन है मेरे मित्र, आम आदमी है। क्लियर। एक ही दल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है। 2 दल कुछ नहीं होते, 2 आदमी खड़े नहीं होते। और इसमें शासन का उत्पादन में भी, पूरी अर्थव्यवस्था में पूरा कंट्रोल इन्हीं का होता है। इनका होता है, सरकार का होता है, साम्यवादी दल का होता है। दलों के माध्यम से देश चलते हैं वहाँ पे मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। मीडिया भी किसकी होती है, इसी साम्यवादी दलों की, साम्यवादी विचारधारा वाले लोगों की होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, ध्यान में आ गया मेरे। मैं एक पिक्चर देख रहा था, अनिल कपूर की थी, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा। आलोक जो था ना, वो जो सूरज बढ़ जाती है की पिक्चर में बनता है, वो आलोक बाप बना था, मैंने प्यार किया में शायद उसको, वो हीरोइन के भाग्यश्री का पिता बना था। तो वो भी उस पिक्चर में था, मशाल पिक्चर थी आई थिंक। अब आप देखो कितने डीप रूटेड हैं ये उस फिल्म में। इतनी पुरानी फिल्म थी अनिल कपूर की, शायद दूसरी तीसरी चौथी ऐसी कोई फिल्म होगी। उसमें अनिल कपूर जर्नलिस्ट, मतलब एक पत्रकार बन जाता है, और जिस पत्रकार के बाद नौकरी के लिए जाता है वो आलोक कुमार का अखबार होता है। और वहाँ पर स्टालिन की और लेनिन की फ़ोटो लगा के दिखा रखी है उसमें पीछे। और वो कहता है कि सर मुझे आप काम बताइए, ऐसे कुछ अनिल कपूर डायलॉग बोलता है। तो आलोक कुमार बोलता है, दोस्त यहाँ पर कोई सर्वर नहीं होते, यहाँ पर हम सब एक ही हैं। तेरी कच्ची ओड़ी सुधरी है, बैठा दे तेरी कुर्सी में फिर उसको। मतलब वहाँ पे कोई मालिक नहीं है, हम सब एक हैं। वो मतलब ऐसे डायलॉग मारता है और पीछे उसकी फोटो लगी है किसकी, लेनिन और स्टालिन की। सत्यानाश कर दिया इन्होंने बंगाल का। चलो आगे बढ़े। तो हमने साम्यवादी, देखो इतनी सारी बात मैंने इसलिए करी कि आपको थोड़ा सा सेंस आ जाएगा, और कुछ नहीं है। साम्यवादी के मूल बात ध्यान रखना, शासन के केंद्र में कौन होना चाहिए, आम आदमी होना चाहिए। अगर शासन के केंद्र में आम आदमी नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पर कम्युनिज्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे मित्रों, इसमें अपना संसदीय और विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर
के संबंधों के आधार पर, आधार, इसमें हम दो देखेंगे। एक तो अपनी है संसदीय और एक अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय होगी अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, ठीक है। अब देखो संसदीय में आपको पता ही है क्या होता है, पार्लियामेंट्री में, संसदीय लोकतंत्र में आप सभी को ध्यान है क्या विशेषता देखने को मिलती है। पहली कि जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका किस में से आती है, विधायिका में से ही चुनी जाती है। कार्यपालिका का चयन विधायिका में से ही होता है। आप चुन के जाते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, और यदि आप केंद्र में सांसद बनते हैं तो आप ही को क्या बनाएंगे, उन्हीं सांसदों को कार्यपालिका में स्थान मिलेगा, मतलब मंत्री बनाएंगे, और उसी में से आप पीएम चुनते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, संसदीय प्रणाली में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, शासन अध्यक्ष, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और आप ये प्रेसिडेंट जो कैसा होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, जिसको हम कहते हैं ये नॉमिनल हेड होता है, रियल पावर्स इनके पास नहीं होती इसमें, संसदीय प्रणाली में, ठीक है। संसदीय प्रणाली में आपको एक बात क्लियर हो गई। और संसदीय प्रणाली में हम तीसरा पॉइंट यदि देखें तो दो हाउस हमें देखने को मिलते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। जनता सीधे चुनती है यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को, और अपर हाउस में हम क्या करते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको भी हम इसमें लेते हैं, और इनडायरेक्ट रूप में इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में चुन के भी हम यहाँ पर अपर हाउस में राज्यसभा में भेजते हैं। स्पष्ट है मेरे में यहाँ तक। संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं, चौथा पॉइंट, संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि जो कार्यकाल होता है वो निश्चित तो होता है, लेकिन मेरे मित्र समय से पूर्व भी इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। यदि आपका बहुमत कम हो गया या आपका बहुमत नहीं रहा विधायिका में, तो आपको आपकी कार्यपालिका को भंग भी किया जा सकता है। कोई संकट है इसमें, जो मंत्रिमंडल है उसको आप क्या कर दोगे, भंग कर देंगे। क्लियर है। और भंग करने के लिए सलाह भी दे सकता है ये जो मंत्रिमंडल है, वो राज्य अध्यक्ष को बोल देगा कि साहब अब हमारा बहुमत नहीं है, भंग कर दो ये हमारी। क्लियर। चलो, ये तो मूल बिंदु किसके हैं, अपने संसदीय प्रणाली के हैं। अच्छा, संसदीय प्रणाली के फायदे क्या हैं, दो तीन मोटे मोटे फायदे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान करके चलना। पहला फायदा क्या है संसदीय प्रणाली का, पहला फायदा ये है कि जो कार्यपालिका चुनते हैं हम, कहाँ से चुनते हैं, विधायिका में से ही चुन के लेके आते हैं, है। तो मुझे बताओ, उसी पार्टी के मंत्री उसी विधायिका में से कार्यपालिका के रूप में चुना आपने, तो गतिरोध कम होगा या बढ़ेगा, गतिरोध कम होगा। वैसे या बहुमत दल के, बहुमत दल है आपका, तो आप ही के मंत्री हैं, तो वैसे ही गतिरोध कम होगा, तो गतिरोध इसके अंतर्गत मेरे मित्र कम होता है। और आप देखो और सोचो क्या हो सकता है इसमें, हाँ, ये जो संसदीय प्रणाली होती है ना मेरे मित्र, अत्यंत लचीली होती है। अत्यंत लचीली होती है। अब लचीली से मेरा मित्रों क्या आशय है, लचीली से आशय ये है मेरे मित्र कि जैसे कि जो प्रधानमंत्री हैं इनका कोई निश्चित कार्यकाल तो होता है, निश्चित कार्यकाल से पहले भी इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर बहुमत नहीं है, तो या तो अविश्वास मत लेके आ सकती है कौन, विरोधी पार्टी,
विपक्षी दल, और यदि सत्ताधारी दल है वो विश्वास मत लेके आ जाओ। यदि आपने पास कर लिया ठीक है, यदि आपका ये अविश्वास मत और विश्वास मत, यदि विश्वास मत सत्ताधारी दल का गिर गया तो आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, मतलब हट सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए फिक्स हो। और हम विधानसभाओं में तो ये देखते ही हैं, राज्यों में इधर के उधर जब एमएलए हो जाते हैं तो सरकारें पलट जाती हैं। तो कैसी है, समर्थन खो दिया आपने बहुमत का तो आपकी सरकार भंग हो जाएगी। तीसरा देखो, विविधता। विविधता देखने को मिलती है विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ संस्कृति में, मत, संप्रदाय, जाति, ऊंचे नीचे, सबको इसमें क्या मिल जाता है, बैठने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए विविधता का भी इसमें सम्मान हो जाता है। चौथा क्या है, चौथा देखो, इसको मैं सबसे अच्छा फायदा मानता हूं कि आपको चौकस रहना पड़ेगा संसद में। क्यों, विपक्षी दल भी है, यदि समझदार विपक्षी दल है तो सरकार को हमेशा नकेल डाल के रखेगा, कोई गलत काम करने नहीं देगा। यदि दोनों बागड़ बिल्ले गलत हैं तो अलग विषय है, लेकिन विपक्ष का जो बहुत बढ़िया भूमिका होती है, कोई गलत काम करने नहीं देगा। कोई बात होगी वहाँ पर चर्चा लिया आएगा, क्वेश्चन नोटिस लिया आएगा, और भी बहुत प्रकार हैं संसद में विरोध करने के, उनके माध्यम, चर्चाओं के माध्यम से कंट्रोल कर सकता है। तो चौकस रहने में बड़ा मदद करता है संसदीय प्रणाली में कौन, विपक्ष। तो लगातार उस पर दबाव बना कर रखता है। आलोचनाओं के माध्यम से कई बार तो सरकार को बहुमत भी होना पड़ता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो यही चौकसपना हमें देखने को मिला था, जेपी मूवमेंट जो हुआ था। चलिए, ये मूल इसकी बातें हैं। अच्छा, इसकी कमियों पर भी कुछ चर्चा कर लें। ये तो थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं क्या साहब? बिल्कुल है। क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं? एक बात मुझे बताओ कि उसी विधायिका में से आप क्या चुन रहे हो, कार्यपालिका बना रहे हो, मंत्री बना रहे हो, तो जो आपने कार्यपालिका से मंत्री बना दिए, अब मंत्री का काम भी कोई छोटा मोटा काम होता है क्या? देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कौन है? मिनिस्ट्रीज ही हैं। अब उस मिनिस्ट्रीज पे फोकस करोगे या आप एज ए लेजिस्लेचर के रूप में विधायिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करोगे? तो यहाँ पर बड़ा समस्या पैदा आती है। हाँ, यहाँ पर बड़ी समस्या पैदा आती है। दूसरी, अब देखो, यदि आपकी सीटें कम आई तो आपको मंत्री किसको बनाना पड़ेगा? आपको जिस दल ने, छोटा मोटा एक या दो दल हैं, उनने, वो भी आपको क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, उनको भी आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। कई बार तो एक एक दो दो जो सीट जीते आते हैं उनको भी आपको ऐसे पद देने पड़ते हैं। अब बताओ, चाहे उनमें योग्यता हो या ना हो, आपको पद तो देना पड़ेगा। झेलेगा कौन? हम आम आदमी झेलेंगे। एक ये कमी देखने को मिलती है। और मित्र, क्या कमी देखने को मिल जाएगी? और तो मोटा मोटा यही है भैया कि संसदीय शासन में अस्थिरता का खतरा भी रहता है। यदि आपका बहुमत पूरा नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आज जैसे कि बीजेपी के साथ में अपने टीडीपी वाले और नीतीश कुमार हाथ खींच लें तो संकट पैदा हो जाएगा, देश पे संकट पैदा हो जाएगा, अस्थिरता का मामला हो जाएगा। तो ये इसकी कमियां हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में ये बड़ा जोरदार है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है मेरे मित्र, इसमें जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये नाम मात्र का प्रमुख नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, रियल भैया प्रमुख होता है। ये सारी ताकत इसके पास होती है। अभी आप जब ताकत रहती है, जैसे अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है और उसका जो हाउस है, जैसे सीनेट तो इनका अपर हाउस कहलाता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये इनका लोअर हाउस कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर तो क्या है, ये जो विधायिका है, ये लेजिस्लेचर में से ही हम क्या करते हैं, कार्यपालिका बनाते हैं। यहाँ पर नहीं बनाते, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना अलग रहता है और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अलग होते हैं। फिर आप सोचेंगे मंत्री किसको बना, मंत्री कहाँ से बनते हैं? ये प्रेसिडेंट चाहे तो आपको मंत्री बना सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस अध्यक्ष शासन में जो देश के सबसे योग्य
उस पर्टिकुलर फील्ड के जो ज्ञाता होंगे ना, उसको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। और मुझे बताओ, उनका केवल रियल फोकस किस में रहेगा? सपोज करो आपको आ, आ, आपको मंत्री बना दिया, किसका? परिवहन मंत्री बना दिया, ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री बना दिया। अब वो क्या है, उसका कोई विशेषज्ञ है, खूब बढ़िया उसके बारे में समझता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का और टेक्निकल सारी नॉलेज है, ऐसे आदमी को बना देगा तो उसको एक तो पूरा फोकस किस पे रहेगा? अपने मिनिस्ट्री के काम पर रहेगा, जनता के कामों को करने पर रहेगा। और जो ये लेजिस्लेचर है, यहाँ पर उसको जाके ये काम नहीं करना कि साहब जवाब देना, ये देना ना, आपको तो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी, इतना काम किया, इतना ये हुआ। समझ गए आप? तो ये इसकी एक सबसे बढ़िया बात है, इसकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। और विशेषज्ञ तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता ही करता है, साथ में न्यायपालिका में भी अपॉइंटमेंट में इसमें विशेष के पास ताकत रहती है प्रेसिडेंट की, और फिक्स टेन्योर होता है इसका, इसमें आप हटा नहीं सकते। केवल दो ऐसे बिंदु होते हैं, जैसे कि आपने यदि कोई राष्ट्रद्रोह कर दिया और कोई भयंकर भ्रष्टाचार में हो गए, तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, महाभियोग का प्रोसेस भी बड़ा जटिल है। तो आप निश्चिंत रहते हैं, 4 साल तक, 5 साल तक, जो भी आपका टर्म है, आपको कोई नहीं हटा सकता। मस्त रहोगे आप, 4 साल का अमेरिका में है, कोई नहीं हटा सकता। तो एक स्थिरता रहती है सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी है कैसा ही फैसला ले लूंगा। अब लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? जब आपके इतनी भयंकर पावर है, तो कई बार क्या होता है मेरे मित्र, कि आप कई बार ऐसे निर्णय कर लेते हो जो जिसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है पूरे देश की जनता पर। किसमें? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये इसका एक बड़ा नकारात्मक बिंदु है। दूसरा, अब आपका टर्म हो गया निश्चित, 4 साल तक कोई नहीं हटा सकता, तो जनता से जो कटाव होता है ना, अब चाहे आप शून्य आपका वहाँ पर आ, आ, जीरो आपका ये हो जाए, बेस हो, कि अब कोई आपको पसंद नहीं कर रहा राज्य देश में, तब भी आपको कोई नहीं हटा पाएगा। आपकी पॉपुलैरिटी चाहे जीरो हो जाए, 4 साल तक कोई आपको हटा नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा दूसरा ड्रॉबैक ये है। क्लियर है? ये अपना हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये संसदीय के बारे में अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा देख लिया था। तो हमने कौन कौन सा देख लिया मित्र? हमने संसदीय और अध्यक्षीय देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेंटर और स्टेट का रिलेशन, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। ये भी बड़ा प्यारा बाइफिकेशन है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जब पहली बार ये मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़ाई लिखाई तो इतनी करी नहीं थी, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तब मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, हम समझ ही नहीं पाते थे। कन्फेडरेशन, फेडरेशन, ये क्या होता है, संघात्मक, परिसंघात्मक, इसका अंतर जान के आपको बड़ा आनंद आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। चौथा है मेरे मित्र, केंद्र तथा प्रांतों के आधार पर। देखो, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के आधार पर में हम 3 देखेंगे। एक तो देखेंगे कन्फेडरेशन, एक देखेंगे फेडरेशन, तो बोलते हैं संघात्मक, एक देखेंगे यूनिटरी, एकात्मक। तीनों को समझते हैं, तीनों को समझते हैं। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसएसआर। क्या है? यूएसएसआर। फेडरेशन का यूएसए, एकात्मक का ब्रिटेन। हाँ? अब मैं आपको ना ये जो देश हैं, इनको उदाहरण में लेते हुए इन तीनों को क्लियर करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, एक शब्द है, उस शब्द को पकड़ना।
अविनाशी राज्य और विनाशी संगठन। इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन। संगठन की जगह संघ कर लेना। दूसरे पेज पे चलते हैं, वहां समझो। देखो यूएसएसआर का मैंने उदाहरण लिया जो अब नहीं है, तो रशिया हो गया ये। क्यों हो गया रशिया? देखो मित्रों, ये क्या था, जैसे कि सपोज करो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 का राज्य थे। इन राज्यों ने क्या किया मेरे मित्र, आपस में बैठ के बातचीत करी, बोला सब हम मिल जाते हैं और मिलके हम क्या बनाते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। ये अपनी सीमाओं में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे राज्य, लेकिन सब मिलके क्या कर लेंगे, आपस में यूनियन बना लेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, जैसे कोई मत में भेद हुए तो ये जो राज्य हैं इस यूनियन से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं मेरे मित्र, अलग हो सकते हैं। रशिया में भी आपने यही देखा, रशिया में अल्टीमेटली ये जो राज्यों से मिलके यूनियन बना था, इसमें राज्य तो अलग हो गए, हाँ, और लेकिन राज्य टूटे नहीं। जो पर्टिकुलर एक एक राज्य था वो राज्य उस यूनियन में से निकल गए। सपोज मैं बात करूं भारत की, तो भारत में से क्या राजस्थान निकल के अपना अलग देश बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। लेकिन कन्फेडरेशन में, यदि मैं बात करूं परिसंघात्मक व्यवस्थाओं में, तो परिसंघात्मक व्यवस्थाओं में मैंने क्या बोला आपसे, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन होता है। इस लाइन को समझ गए तो सब समझ जाओगे आप। मतलब कि राज्य का तो विनाश नहीं होगा, लेकिन उस संगठन का विनाश हो सकता है। इस प्रकार की कोई संरचना होगी तो क्या कहलाएगी, कन्फेडरेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कन्फेडरेशन कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये अलग होके क्या वापस भी जुड़ सकते हैं क्या? हाँ, पुनः जुड़ जाएंगे तो पुनः एक संगठन बन जाएगा। मतलब इसमें ये फ्रीडम रहती है, इसमें कन्फेडरेशन में। यूएसएसआर का आपने एग्जांपल देख लिया इसमें। अगला हम देख लेते हैं फेडरेशन का, यूएसए का। अब देखो यूएसए के लिए, यूएसए को दिमाग में रखना, अविनाशी राज्य अविनाशी राज्य का, राज्यों का अविनाशी संगठन। अब मुझे बताओ यूएसए में जैसे 50 स्टेट हैं, क्या वो 50 स्टेट के टुकड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए उन 50 स्टेटों के आपस में मत, मतलब एक आपस में उन्होंने तय किया मिलके कि भैया हम सब क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। यूनियन तो बनाएंगे, लेकिन जैसे यूएसएसआर में उस संगठन के टुकड़े हो गए थे, लेकिन यूएसए में ना तो राज्य के टुकड़े होंगे, ना राज्यों के रूप में उन्होंने आपस में एकत्रित होकर जो यूनियन बनाया है, ना उस यूनियन के टुकड़े होंगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, फेडरेशन कहलाता है, संघात्मक कहते हैं। और इसमें राज्यों के अपने अलग विषय तय होते हैं और केंद्र के अपने अलग विषय तय होते हैं। स्पष्ट बाइफिकेशन होता है कि भैया तुम्हारे ये विषय कानून बनाने के, केंद्र के ये विषय कानून बनाने के हैं। और फेडरेशन में हमेशा न्यायालय की क्या रहती है, सुपरमेसी रहती है। क्यों रहती है? इन दोनों के बीच में कोई विवाद हो गया तो कौन सुलटारा करेगा, जुडिशरी करेगी। कौन करेगा मेरे मित्र? जुडिशरी करेगी। तो वहां पर फ्रीडम ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। संविधान की सर्वोच्चता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसमें? फेडरेशन में। तीसरा भी मैं एक बार यही लिख देता हूँ, यूनिटरी वाला, इसका ब्रिटेन है। भारत से आप इसको समझ सकते हो, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। हमारे यहाँ पे स्टेट के टुकड़े हो जाते हैं क्या? बिल्कुल हो जाते हैं। यूनिटरी मेथड में स्टेट के हम आराम से टुकड़े कर सकते हैं,
लेकिन क्या हम हमारे भारत देश टुकड़े कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हमारे देश में किसी राज्य को यह अधिकार है क्या कि वो यूनियन से अलग हो जाए और अपना एक अलग देश बना ले? ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन हो गया, इसका ब्रिटेन एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना? और जो केंद्रीय शासन होता है वो पूरे देश के ऊपर एक तरीके से शासन व्यवस्था पर अपना अधिकार रखता है, इसमें यूनिटरी मेथड। क्लियर है? तो हमने तीन देखे, फेडरेशन और कन्फेडरेशन परिसंघ, और संघात्मक प्रणाली और एकात्मक। तीन तरह के हमने डेमोक्रेसी के प्रणाली देखी। ठीक है, आप क्लियर है मेरे मित्र? किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? अच्छा, अब एक लास्ट बचा है जो बड़ा ही सरल है। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर किसी लोकतंत्र में यदि एक ही दल है किसी देश में तो एक दलीय लोकतंत्र प्रणाली होगी, दो दल हैं तो दो द्विदलीय हो गई, और दो से अधिक दल हैं तो बहुदलीय हो गई। कोई समस्या? एक दलीय आपको कम्युनिस्ट शासन जब है जिन देशों में वहां पर देखने को मिलती है, चाइना। द्विदलीय अमेरिका हो गया, बहुदलीय अपना भारत हो गया। इसमें कोई संकट? किसी भी प्रकार का मन में कोई भी शंका हो, कहीं कहीं दुविधा हो, कुछ आपको लगता है कि सर इसमें ये क्या था, इसको किससे रिलेशन आपने जो बताया मेरे समझ में नहीं आया, तो आप निसंकोच होकर पूछना। डेली 1 घंटे की ये क्लास, डेली 1 घंटे की इकोनॉमी क्लास, ये 2 क्लास कर लोगे तो ये सिलेबस अपन नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद खूब टेस्ट दिलवाऊंगा मैं आपके, जो आपको संकट नहीं आएगा इन 2 सब्जेक्ट में। तो ये बेसिक्स हैं, आज ये बेसिक ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अब कल से कल सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। मंडे से जो अपना बैच है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसके बाद की जो क्लासेस होंगी, जो बैच हमने फॉर्म किया है उस बैच में अब आपको क्लासेस मिला करेंगी। यहाँ भी मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ पर बस ये रहेगी कि उसमें आपको 2-3 फ़ायदे मिल जाएंगे यार, कि वो जो मेंस की जो आउटपुट लेके चलना है वो मैं साथ में लेके चलूँगा, और उसके लिए आपको मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्री के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। वहाँ पर आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐप के माध्यम से मिल जाएंगी। ऐप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कल मैं उसको लाइव कर दूंगा, उस पर आप चाहो तो कोर्स ले लेना। चलो मेरे सभी मित्रों, राम राम, जय हो तुम्हारी।